नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये जो आंसर किया है फर्स्ट सेमेस्टर किया, जिसके अंदर आपके इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक और लिफ्ट एंड एलिवेटर मैकेनिक जो होते हैं और वायरमैन जो है उनसे संबंधित है ये वीडियो। इसके अंदर क्वेश्चनों की संख्या टोटल कितनी 50 है। और आइए स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखो, इसके अंदर थोड़े क्वेश्चन सही दिखाई नहीं दे रहे होंगे, लेकिन आपके पास एग्जाम पेपर होगा तो आप उससे थोड़े से इसको मिलान कर लें। सीरीज़ आपकी चाहे कोई भी हो सकती है और आप सिर्फ ओनली क्वेश्चन आंसरों को मिलाएं, क्योंकि हर सीरीज़ को आंसर की प्रोवाइड करवाना संभव नहीं है, केवल एक ही सीरीज़ है। जैसा कि इसके अंदर यहाँ बुकलेट सीरीज़ जो है वो डी है, तो आप लोग क्वेश्चनों को मिलान करें। पहला क्वेश्चन है कि एक डायोड को किस रूम में प्रयोग में लिया जा सकता है। तो कोयल के रूम में नहीं लिया जा सकता, रिले के रूम में नहीं लिया जा सकता, फ्यूज़ के रूम में भी नहीं लिया जा सकता, स्विच के रूम में लिया जा सकता है। जैसा आपने पढ़ा भी होगा कि फॉरवर्ड बायस में ये बंद स्विच की तरह काम करता है और रिवर्स बायस में ओपन स्विच की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि जो संधारित्र में ऊर्जा संचित होती है उसका फार्मूला क्या होता है। तो उसका जो फार्मूला होता है वो 1/2 CV² होगा। तो यहाँ इसका जो राइट आंसर होगा वो बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर एक डायोड है और उसका बहुत बाह्य प्रतिरोध एक दिशा में और कम अवरोध विपरीत दिशा में प्रदर्शित करता है, यानी कि एक दिशा में तो वो ज़्यादा अवरोध दिखाता है, एक दिशा में विपरीत अवरोध ज़्यादा कम अवरोध दिखाता है। इसका मतलब डायोड बिल्कुल सही है, यानी कि उसकी कंडीशन क्या अच्छी है, तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, ठीक है, तब परमाणु हो जाता है। तो यानी कि जब कोई भी परमाणु जो होगा वो जैसे कि इलेक्ट्रॉन जो होगा वो त्यागता है, तो उस समय उस पर जो आवेश आता है वो धनात्मक आवेश आ जाता है, क्योंकि उसमें प्रोटॉन की संख्या अधिक हो जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाती है। इसका मतलब वह एक धनायन हो जाता है, तो ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जो सिलिकॉन जो होता है उसमें संतुलित इलेक्ट्रॉन पूछे आपसे, बैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, तो सिलिकॉन का परमाणु क्रमांक 14 होगा। पहली कक्षा में 2 होंगे, दूसरी में 8 होंगे और तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला आपसे पूछा गया है कि सिलिकॉन जो होता है उसका फॉरबिडन एनर्जी गैप कितना होगा। तो इसका जो फॉरबिडन एनर्जी जो गैप जो होता है वो ध्यान रखना कि जैसे इसके अंदर आपने पढ़ा भी होगा कि वर्जित ऊर्जा अंतराल आपसे पूछा गया है। तो एक तो बैरियर विभव होता है, वो तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट होगा और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होगा। लेकिन एनर्जी गैप होता है वो सिलिकॉन के लिए तो 1.12 होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, और जो जर्मेनियम के लिए जो एनर्जी गैप होता है ये 0.72 होगा। तो यहाँ आपका सी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। आप 0.7 नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ जो बैरियर विभव नहीं पूछा, आपको एनर्जी गैप पूछा है जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। ये इसका 1.12 राइट आंसर होगा। अगला है कि जर्मेनियम डायोड की जगह सिलिकॉन डायोड का व्यवहार किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है इसके तापमान के प्रति कम संवेदनशील होता है। क्योंकि जर्मेनियम डायोड होता है उसकी टेम्परेचर रेटिंग होती है वो 72 डिग्री से 200 डिग्री सेल्सियस तक होती है, जबकि सिलिकॉन की 200 डिग्री से अधिक होती है। तो डी आंसर यहाँ इसका करेक्ट होगा। अगला है कि हाफ वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें लोड करंट बहता है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर लोड करंट होगा वो केवल इनपुट साइकिल जो होगा उसके पॉजिटिव जो इनपुट चक्कर होगा उसके केवल पॉजिटिव चक्कर के दौरान ही प्रवाहित होगा। तो यहाँ इनपुट सिग्नल की केवल हाफ साइकिल के दौरान, ठीक है, और यहाँ इनपुट सिग्नल की कंप्लीट साइकिल में, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा ऑप्शन ढंग से देख लें, क्योंकि इसका जो पॉजिटिव साइकिल होगा, हाफ पॉजिटिव साइकिल होगा, वही आपका राइट आंसर होगा। तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक फुल वेव रेक्टिफायर जो होता है उसमें डायोड धारा जो होती है वो किस चक्र के अंदर प्रवाहित होती है। तो फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर दोनों साइकिल के दौरान प्रवाहित होती है, यानी कि इनपुट जो है ना उसके पूरी साइकिल के दौरान प्रवाहित होगी। तो एक फुल वेव रेक्टिफायर में डायोड धारा का प्रभाव होगा। यहाँ आपका क्या होगा, ए आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा आप सही पढ़ें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी जो लाइनिंग देखो क्या देगा, फुल वेव रेक्टिफायर डायोड है, प्रत्येक डायोड की धारा, यानी कि प्रत्येक डायोड जो होगा वो इनपुट साइकिल इनपुट सर्किट जो होगा उस समय काम करेगा ये। तो यहाँ बी आंसर इसका करेक्ट होने वाला है, ठीक है। लोड के लिए नहीं पूछ रहा आपसे, एक डायोड के बारे में पूछा जा रहा है, तो बी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला है कि अधिकतम रिवर्स करंट जो डायोड वहन कर सकता है उसे क्या कहा जाता है। तो अधिकतम रिवर्स करंट जो होती है उसको पीक इनवर्स वोल्टेज कहा जाता है। तो पीक इनवर्स वोल्टेज आपका करेक्ट आंसर होगा, बी होगा। अगला एक ऐसी सर्किट की पावर फैक्टर जो होगा किसके बराबर होगा। तो ऐसी सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो R/Z होगा। इसके अलावा ट्रू पावर अपॉन में अप्रेंडेड पावर का अनुपात होगा। तो यहाँ तो देखो आपको क्या दिया गया
कि वोल्टेज और करंट के बीच की कोसाइन के बराबर होगा, वोल्टेज और करंट के बीच की टेंजेंट के बराबर होगा, प्रतिबाधा और अवरोध के बराबर होगा। इसके अलावा कोस फाई के रूप में लिखते हो आप लोग। तो देखो आपने प्रतिबाधा और अवरोध किया तो ये जेड अपॉन में आर बोल रहा है, तो ये गलत है। दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा क्योंकि वास्तविक शक्ति ऊपर आएगा। और पहला आंसर आपका जो होगा वो करेक्ट होगा, यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो कोस होता है जिसको कोसाइन कहा जाता है उसकी जो ये मान होगा वो आपका करेक्ट होगा। यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला पूछा है कि ओपन सर्किट का अवरोध कितना होगा। तो ओपन सर्किट का अवरोध जो होगा वो क्या होगा, हमेशा अनंत होगा। तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला आपसे प्रेरकत्व की इकाई पूछे और इंडक्टेंस की जो यूनिट्स होती है वो क्या होगी, हमें हेनरी होगी। आपसे यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस की नहीं पूछी, अगर आपने ओम किया तो गलत होगा आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक इंडक्टर जो होता है उसके अंदर एसी गुजारने पर क्या होगा। तो एसी गुजारोगे तो जो होता है आपको पता होगा कि वोल्टेज होती है वो आगे चलती है, करंट जो होती है पीछे रह जाती है। तो यहाँ इसका पहला ऑप्शन दे रखा है कि वोल्टेज करंट से आगे, दूसरा दे रखा है वोल्टेज और करंट फेज में रहते हैं, ठीक है, और वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू जेड के बराबर होगा, और पीछे अगला दे रखा है कि वोल्टेज करंट के पीछे होगा। तो आपको इतना पता है कि वोल्टेज होगी वो आगे चलेगी और करंट पीछे रहेगी, तो ये ऑप्शन आपका गलत होगा, जबकि वोल्टेज करंट से आगे रहती है, ये ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे दे रखा है कि एसी वोल्टेज में नेगेटिव पीक और पॉजिटिव पीक के अंतर को क्या कहा जाता है। तो जैसे इस तरीके का जो ये पॉजिटिव पीक मान ये होगा, यहाँ नेगेटिव पीक मान हो गया, तो इसको पीक टू पीक वैल्यू कहा जाता है। तो यहाँ आपका डी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। अगला एसी का आरएमएस मान किस बात पर निर्भर करेगा। तो एसी का जो आरएमएस मान होता है आपने पढ़ा होगा 0.707 वी मैक्सिमम होगा। तो ये अधिकतम मान का कितना गुना होगा, 0.707 होगा। तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला एक शुद्ध साइन जो होता है उसका फॉर्म फैक्टर कितना होगा। तो साइन तरंग का जो फॉर्म फैक्टर आपने पढ़ा भी होगा 1.11 होगा। तो डी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला निम्न में से किस आवृत्तियों की लंबी समय अवधि है, यानी कि आवर्तकाल सबसे ज़्यादा पूछा आपसे। तो सबसे ज़्यादा आवर्तकाल किसका होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, क्योंकि टी बराबर क्या होगा 1/f होगा। जिसकी फ्रिक्वेंसी कम उसका आवर्तकाल अधिक आएगा। तो यहाँ देखो 1 हर्ट्ज है, फिर 10 हर्ट्ज है, फिर 1 किलो हर्ट्ज है ये। तो फ्रिक्वेंसी सबसे कम कौन सी है, तो सबसे लंबी अवधि पूछा, तो इसका मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी, कम होगी, उसका आवर्तकाल ज़्यादा होगा। तो ए आंसर आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एकांतराल सर्किट में जो पूर्ण वोल्टेज करंट को आगे रहता है, यानी कि एक आरएल सर्किट में आपसे पूछा गया। तो आरएल सर्किट के अंदर जो वोल्टेज धारा जो होती है करंट को क्या करता है, ठीक है। देखो कुंडली अगर होती है ना, तो कुंडली होती है तो 90 डिग्री सीधा होता है, लेकिन आर और एल होगा ना, तो इसका मतलब इनमें जो कलांतर होगा वो 0 डिग्री और 90 डिग्री के क्या होगा, बीच में होगा। तो अगर आपने बी आंसर किया तो आपका यहाँ राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि बाहर जो बल रेखाएं जो होती है, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरती हैं। तो जैसे इस तरीके से ये चुंबकीय बल रेखाएं होगी, तो यहाँ एन होगा और यहाँ एस होगा। तो चुंबक के बाहर इनकी जो दिशा होती है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होगी। तो यहाँ आपका ए आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय वस्तु में चुंबकीय बल हटाने के बाद जो अवशेष चुंबकता रह जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि अवशिष्ट चुंबकता होता है। तो यहाँ आपका जो होगा सी आंसर राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो चुंबकीय ध्रुव के मध्य लगने वाला बल। तो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल होता है वो m1 m2 नीचे आएगा डी का स्क्वायर। इसका मतलब दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो आपका जो डी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 माइक्रोफेरेड है और आपके पास 7 माइक्रोफेरेड है और 12 माइक्रोफेरेड है। अगर ये समांतर में जुड़े हैं तो क्या होगा, तो समांतर में आपको काम क्या करना है, इनको जोड़ना है। तो 12 और 12 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ डी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि संधारित्र की आवेश क्यू बढ़ने से क्या होगा। तो सी बराबर होगा वो क्यू अपन में वी होगा। अगर आवेश ज़्यादा संग्रहण करेगा तो उसकी धारिता भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसका मतलब उसकी कैपेसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। अंग्रेजी में आप देखेंगे तो कैपेसिटी लिखा हुआ मिलेगा, यानी कि धारिता बढ़ जाती है। तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्थ वायर जो होता है वो कौन सा होता है। तो अर्थ वायर जो होता है वो कॉपर का बना होता है यहाँ पे। तो यहाँ अर्थ वायर है ग्राउंड वायर। देखो यहाँ अगर ये गैल्वेनाइजिंग स्टील भी इसका किया जा, सॉरी इसका जो डी आंसर होगा या तो गैल्वेनाइजिंग आयरन होगा या गैल्वेनाइजिंग स्टील होगा, ठीक है। तो यहाँ इसका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का औसतन प्रतिरोध कितना होता है। तो ये लगभग 1 किलो ओम होगा, मतलब 1000 ओम के लगभग सम होगा। तो यहाँ बी आंसर आपका राइट होगा।
अगला है कि सामान्यतः अर्थिंग के लिए दी जाती है, उपकरणों की सुरक्षा के लिए, संचालन करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। तो ये लगभग दोनों का काम ही करता है, तो यहाँ सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला है भूमिगत प्रतिरोध की जो गणना होनी चाहिए। भूमिगत प्रतिरोध जितना हो सके कम होना चाहिए उतना ही, भूमिगत प्रतिरोध अधिक होना चाहिए, भूमि का प्रतिरोध हमेशा शून्य होना चाहिए। तो भूमिगत प्रतिरोध की रूपरेखा होनी चाहिए। तो देखो भूमि का प्रतिरोध कभी भी शून्य, हमेशा शून्य होना चाहिए लेकिन होता नहीं है कभी भी। तो यहाँ भूमिगत प्रतिरोध जितना कम हो सके उतना होना चाहिए, तो यहाँ ए आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में की मात्रा पृथ्वी की, यहाँ ये शायद इसमें पूछा गया है कि मृदा के अंदर जो नमी की मात्रा अगर बढ़ती है या आर्द्रता की मात्रा बढ़ती है तो भूमि का प्रतिरोध क्या होगा। तो आर्द्रता अगर बढ़ती है तो भूमि का प्रतिरोध क्या होगा, यहाँ घटने का काम करेगा। ये आर्द्रता लिखा है यहाँ पे, यानी कि नमी की मात्रा बढ़ेगी तो आपको पता है नमी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगा, तो यहाँ बी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक बंद परिपथ है उसमें सभी वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य के बराबर होगा। तो वोल्टेज का नियम किरचॉफ का कौन सा नियम है, तो आपको पता होना चाहिए, दूसरा नियम है, तो सी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक उपकरण जो है वो 100 ओम का है और 2 एम्पीयर धारा लेता है तो उसकी उपभोगी की शक्ति क्या होगी। तो पावर जो होती है वो आई स्क्वायर आर होगा, आई का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और रेजिस्टेंस आपको 100 दे रखा है, तो इसका जब आप हल करेंगे तो 400 वाट आपका यहाँ राइट आंसर होगा। अगला विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई कौन सी होती है, जो आपने घरों में मीटर देखा होगा ऊर्जा का, उसका KWH लिखा होगा, तो किलोवाट घंटा जो होगा आपका राइट आंसर होगा। तो किलोवाट आवर लिखा है यहाँ पे, तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला है हैमर जो होता है, हैमर हथौड़ा जो होता है उसका आकार किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो हैमर का जो साइज होता है उसके वजन के अकॉर्डिंग निर्धारित किया जाता है, तो अगर आपने सी आंसर किया तो आपका राइट होने वाला है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि कटिंग ब्लेड पूछा गया आपसे, ठीक है। तो ये कटिंग ब्लेड आपसे पूछा गया, कटिंग ब्लेड किसका होता है। तो कटिंग ब्लेड जो होता है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, तो यहाँ आपका हाई कार्बन स्टील जो बी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जो IC आवृत्ति है उसकी कितनी फ्रिक्वेंसी है, तो ये ध्यान रखना 50 हर्ट्ज, जिसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत परिपथ होता है उसमें आप प्रतिरोध का इस्तेमाल किस लिए करते हो, धारा को रोकने के लिए करोगे या धारा को कम करने के लिए, धारा को बढ़ाने के लिए करोगे। तो आप लोगों को पता होना चाहिए प्रतिरोध हमेशा धारा को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बंद करने के लिए नहीं किया जाता। तो यहाँ धारा प्रवाह को कम करने के लिए, तो बी आंसर आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि एक अज्ञात प्रतिरोध को मापने करने के लिए एक मल्टीमीटर में आरंभिक श्रेणी चुनें। तो आरंभिक श्रेणी जो होती है उसको आप क्या करेंगे, R इंटू रजिस्टेंस को मेजर करना है तो R इंटू एक्स जो होता है उसके ऊपर लिखा होता है उसी को आपको क्या करना चाहिए, सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ आपका डी आंसर होगा वो करेक्ट होगा। अगला है रोधी प्रतिरोध को मापने के लिए सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है, या चुनाव को कौन सा चुनाव करोगे आप लोग। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में ये बात कर रहे हैं, तो ये मैग्नीमीटर के द्वारा ही मेजर किया जाता है, तो बी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर जो होता है उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। तो निश्चित प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए, परिवर्तनीय प्रतिरोध का, या कोई दो प्रतिरोध का मान प्रतिरोध की, ठीक है, मानकीकरण उपकरणों में। तो देखो ये आंसर इसका जो राइट आंसर होगा, तो ये ध्यान रखना है कि इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होने वाला है। तो ये प्रतिरोधों का मानकीकरण करने में किया जाता है, तो डी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला है कि दो आवेशों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो पहला आंसर है कि असामान्य आवेश एक दूसरे को प्रतिरोध करते हैं, असामान्य आवेश में हमेशा आकर्षण होगा। दूसरा है सामान्य आवेश एक दूसरे में प्रतिरोध करते हैं, ये सही है इसका आंसर। दूसरा है सामान्य आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं। अगला है दो आवेशों के मध्य कोई भी बल विभाजन नहीं होता, तो बल तो लगेगा। इसका मतलब आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो बी आंसर होगा, कि दो समान आवेश होंगे उनके मध्य प्रतिरोध उत्पन्न होगा, मतलब वो प्रतिकर्षित करेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस वस्तु का उपयोग एन टाइप अर्धचालक बनाने में किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। तो यहाँ जो इन सभी में के अंदर जो आपने इस्तेमाल किया आर्सेनिक का किया जाता है, तो सी आंसर आपका करेक्ट होगा। अगला निम्न में से कौन सा एक उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स जो होता है, ठीक है, मैग्नेटिक डायोड में किया जाता है, मैग्नेटिक अवयव के रूप में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा,
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर ये मैग्नेटिक अवयव के रूप में पूछ रहा है तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ट्रांजिस्टर होगा। ठीक है, तो यहाँ डी आंसर इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया है 47 किलो ओम, तो 47 4 पर जो कलर आएगा वो पीला आएगा, और 7 पर जो कलर आएगा वो बैंगनी आएगा, और किलो का मतलब 10 की पावर 3। तो बीबी रॉय से करेंगे तो इसका जो तीसरा कलर जो होगा वो संतरी कलर या नारंगी कलर होगा, और 5% जो होता है वो गोल्ड होगा। तो यहाँ आपका डी जो बी आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, 50 नंबर क्वेश्चन इसमें नहीं है। तो आज के लिए बस इतने, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको बताए बिल्कुल एक्यूरेट है, आप निश्चिंत रहें, किसी भी तरीके से आप किसी भी तरीके का गलत कमेंट ना करें। धन्यवाद, देखते रहिए बीएचएम। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का और आपके पास एग्जाम पेपर है तो आप हमें प्रोवाइड करवाएं। धन्यवाद।